So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss and revise the chapter 10th of class 11th physics, that is mechanical properties of fluids. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये हमारा आ जाता है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के जो टॉपिक्स आते हैं वो हम रियल लाइफ में मतलब जो फिनोमिना है वो हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया या फिर हमारा जो जितने भी फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोसेस है वो हम रियल लाइफ में रोज देखते हैं कि हमारी कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो हमारा मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, इस तरीके का हमारे काफी टॉपिक इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब हमें इस चैप्टर में जानने को मिल जाता है। तो इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डीपली हम अच्छे से एक सिंपल वे में रिवाइज करेंगे। साथ साथ इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी हम चेकआउट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, एक स्टोरी की तरह हम इसको अच्छे से करने वाले हैं। सो जो नोट्स है वो हम साथ में ही रखेंगे ताकि हम मतलब टॉपिक चेक करते रहे कौन सा टॉपिक हमारा हो रहा है और कौन सा मतलब नेक्स्ट हमारा आता है, ताकि एक फ्लो भी बना रहे और साथ साथ हमारा कोई भी टॉपिक क्या स्किप ना हो। तो ये चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले वर्ड आया फ्लूइड। मैकेनिकल का तो मतलब आपको मतलब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, मैकेनिकल का मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि फोर्स की वजह से हो, मींस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं जो फोर्स लगने से जो प्रॉपर्टीज होती है उनको बोलते हैं अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां पर बात आती है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि फ्लो कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी एयर होगी, हमारा जो वाटर होगा, ये दोनों चीजें क्या है, ये हमारी फ्लो कर सकती है इजीली। तो इन दोनों चीजों को हम बोलते हैं अपना फ्लूइड। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे यहां पर दो टर्म आती है, एक तो आती है हमारी स्टैटिक्स और एक आती है हमारी डायनेमिक। हमारी दो टर्म आती है, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, 12th में भी आती है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। देखो स्टैटिक्स का मतलब होता है जब चीज रेस्ट पर होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स, और वो ही चीज अगर हमारी मोशन में होती है तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। तो यहाँ पर हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो हाइड्रोस्टैटिक एक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो जब हमारा जो फ्लूइड है वो मोशन में होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, मींस उस स्टडी को हम बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक। और अगर हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट में होगा उसकी स्टडी को हम बोलते हैं अपना हाइड्रोस्टैटिक। जैसे आपका 12th क्लास में चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब क्या होगा वो आप आसानी से अभी भी समझ सकते हो। देखो इलेक्ट्रो और स्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स, और जो स्टैटिक मतलब कि जो रेस्ट पर है। तो स्टैटिक रेस्ट और डायनेमिक मतलब हमारा मोशन, ये दोनों का हमारा सिंपल मतलब आ जाता है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा थ्रस्ट। देखो थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे जो फ्लूइड है वो जो जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसकी वॉल्स पर जो प्रेशर लगाता है, परपेंडिकुलर जो प्रेशर लगाता है उसको हम बोलते हैं अपना थ्रस्ट। ये सिंपल सा मतलब आ जाता है हमारा थ्रस्ट का। नेक्स्ट ये टॉपिक आता है हमारा प्रेशर। देखो प्रेशर का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, बहुत ज्यादा यूज हुआ था। तो प्रेशर का मतलब होता है जब हमारा जो फोर्स है वो एक्ट होता है किसी सरफेस पर यूनिट एरिया, उस जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको हम बोलते हैं अपना प्रेशर। मतलब कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये सिंपल सा हमारा इसका मतलब आ जाता है। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी, इसकी दो यूनिट होती है मेनली, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन ऊपर आ गया, और एरिया का जो मतलब यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर। तो ऐसी यूनिट बन गई इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सेकंड जो इसकी यूनिट होती है जो सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं वो होती है हमारी पास्कल। तो ये दोनों यूनिट जो है हम अपना सिंपल यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है कि ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मींस जो ये प्रेशर होता है ये जहां पर भी होता है, एयर का, लिक्विड का, जिस भी टाइप का प्रेशर होता है ये हमेशा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर मतलब एक्ट करता है। और साथ साथ ये हमारी क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही पॉइंट होता है, कोई डायरेक्शन का हमारा इसमें कोई मेन पॉइंट नहीं होता। इसलिए कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारी क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा डेंसिटी। देखो डेंसिटी भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, डिनोट करते हैं इसको रो से। रो कैसे लिखते हैं, ये तो हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, हम अपना बोलते हैं डेंसिटी। बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा आ जाता है। अब देखो जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारी इसकी सिंपल सी यूनिट होती है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी का सिंपल सा अगर मतलब समझे तो ये होता है, रिलेटिव डेंसिटी एक वो नंबर होता है जो हमें बताता है कि जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो वाटर के कंपैरिजन में कितना हैवियर है अगर उन दोनों का हम इक्वल वॉल्यूम ले। फॉर एग्जांपल हम क्या है, एक तो हम लेते हैं वाटर, मींस ये तो हो गया हमारा वाटर, और हम ये क्या है मतलब कि कोई दूसरा सब्सटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लेते हैं एक, हमने दोनों का क्या है 10 ml हमने ले लिया। तो दोनों की जो रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब इन दोनों की जब रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे वो हमें क्या बताएगी, वो हमें ये बताएगी कि जो ये वाला लिक्विड है ये इससे कितना हैवियर है अगर इन दोनों का सेम वॉल्यूम लेके चले तो इसका मतलब होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। निकालते कैसे हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको यूज करके मतलब इन दोनों का रेशो होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। ये सिंपल सा मतलब आ जाता है हमारा
रिलेटिव डेंसिटी, साथ साथ इसको हम दूसरे वर्ड से भी जानते हैं, दूसरी टर्म से, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एग्जामिनेशन में रिलेटिव डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन आ सकता है या फिर वो बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो दोनों एक ही बात है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा जो ये फॉर्मूला है कि जो हमारी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल हमारी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी और बताती क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कितना हैवी है हमारे इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से। ये सिंपल हमारा मतलब आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चेकआउट करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, मींस अगर हम जो डेंसिटी है, जिस भी लिक्विड की डेंसिटी है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। देखो अगर हम अपना जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि जो वाटर है वो थोड़ा सा मतलब फैल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारा क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हमारी हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे प्रेशर का पॉइंट आता है। देखो हमारे मेनली 3 टाइप्स के प्रेशर होते हैं जो हम टर्म्स यूज करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको चेकआउट करेंगे। एक तो आता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और थर्ड जो प्रेशर आता है वो आता है हमारा गोज प्रेशर। देखो 3 पॉइंट आते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो गोज प्रेशर है, इन दोनों को अगर हम सम कर दे, दोनों को ऐड कर दे, तो उसको हम बोलते हैं अपना एब्सोल्यूट प्रेशर, मींस हमारा एक तरीके से टोटल प्रेशर। और सेकंड आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर लगाता है हमारे ऊपर, और जो भी जितनी भी बॉडी है अर्थ पर, मींस जो अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उस प्रेशर को हम नाम देंगे सिंपल अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा सिंपल सा मतलब आता है। और जो एब्सोल्यूट में से जब हम अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देते हैं, मींस किसी बॉडी पर हमारा प्रेशर लग रहा है, अब वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, वहां पर हमने कोई लिक्विड डाल दिया या फिर कोई और गैस लेके आगे बाहर से, उसका भी एक अलग प्रेशर लगेगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर वहां से हटा दे तो जो सिंगल उस लिक्विड का प्रेशर है, सिंगल लिक्विड का, उसको हम बोलेंगे अपना गोज प्रेशर। कैसे निकालेंगे, अगर हम एब्सोल्यूट में से अपना एटमॉस्फेरिक माइनस कर दे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा गोज प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो ये तीनों हमारी टर्म आती है, एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक और गोज, हमारे तीनों सिंपल आते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्लूइड प्रेशर, मींस फ्लूइड प्रेशर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि पूरे चैप्टर में जब भी हम कोई फिनोमेना, मींस जो कोई भी डेरिवेशन या कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, इन पॉइंट को हम कंसीडर करके चलेंगे, और ये रियल लाइफ में भी मतलब होते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है इन अ लिक्विड द प्रेशर विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम लेवल। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंटेनर, एक हमारा कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में, एक हमारा मींस कुछ ऐसे फ्लास्क हो गया, और एक हमारा क्या है, हम थोड़ा मतलब कोन शेप में मान लेते हैं। हमारे पास मान लो 3 कंटेनर है और तीनों में हमारा क्या है, लिक्विड सेम लेवल तक क्या है, भरा हुआ है। तो अगर यहाँ पर पॉइंट ले और इसी लेवल में, यहाँ पर इसी लेवल में ए, बी और सी, तीनों लेवल में हम अपना जो पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर तीनों पॉइंट पे क्या है, जो प्रेशर होगा वो हमारा सेम होगा। जो हमारा प्रेशर होता है पॉइंट पर वो डिपेंड नहीं करता है कि जो कंटेनर है उसकी शेप कैसी है, वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है कि वो कितने हाइट पर हमारा जो लिक्विड है वो भरा हुआ, मींस वहां कितनी हाइट से हमारा प्रेशर लग रहा है। तो तीनों पॉइंट पर हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये सिंपल सा हमारा पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट ये आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिपेंड्स ऑन हाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, मींस शेप से इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ हाइट पर ही हमारा जो प्रेशर है लिक्विड का, फ्लूइड का, वो डिपेंड करता है। एट द पॉइंट इन द लिक्विड कॉलम द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट सेम इन ऑल डायरेक्शन, मींस यहाँ पर जो ये पॉइंट है तो सारी डायरेक्शन में जो हमारा प्रेशर है वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। मींस ऐसे नहीं कि राइट डायरेक्शन में कम है, लेफ्ट में ज़्यादा है, पूरी कंटेनर की वॉल पे हमारा क्या इक्वल प्रेशर, पूरी कंटेनर पे इक्वल प्रेशर हमारा लगेगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्लूइड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा एक लॉ आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पास्कल लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर से, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आता है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब कि पास्कल लॉ है क्या है, उससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और साथ साथ जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले समझते हैं पास्कल लॉ। देखो उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड ऑन द एंड द वॉल ऑफ द वेसल। देखो सिंपल समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है, फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं हम अपना, हमारे पास ये कंटेनर है, अगर इसमें हम कहीं किसी भी फ्लूइड के कहीं किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर लगाएंगे वो उसके पूरे जो कंटेनर में जो फ्लूइड है उसमें क्या ट्रांसमिट होगा विदाउट डिमिनिश्ड, मींस कम नहीं होगा। मान लो हमने यहाँ पर 10 पास्कल का जो भी प्रेशर लगाया है यहाँ पर, वो पूरे जो वॉल कंटेनर्स की वॉल है वहां पर 10 पास्कल हमारा पूरे में क्या फ्लो होगा। तो ये आ जाता है हमारा पास्कल लॉ, मींस जितना हम प्रेशर लगाएंगे वो पूरे लिक्विड में, पूरे फ्लूइड में क्या है, अनडिमिनिश्ड क्या है, ट्रांसमिट होगा। सिंपल से जाता है हमारा पास्कल
लो। अब जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं हमारी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी यहीं से आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल भी, और साथ साथ इनकी जो डेरिवेशन है, इनकी जो एप्लीकेशन है, ये भी हमारे मतलब डिफाइन करने के लिए आती है। देखो सबसे पहले आती है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट बड़ी सिंपल सी है, मतलब कि एक ऐसी लिफ्ट जो कि हम क्या है, हाइड्रो मतलब वाटर मीन्स फ्लूइड से यूज करके हम ऐसी लिफ्ट बना रहे हैं जो कि हम जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आसानी से लिफ्ट कर सके। देखो ये कैसे काम करती है, इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह की लिफ्ट है, इधर से हमारा इसमें किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हमारा मतलब एरिया का अगर हम चेंज कर दे, जो सस्पेंशंस हैं ये इनमें एरिया का चेंज कर दे ट्यूब्स में, तो हमारा जो प्रेशर है उसकी वैल्यू में हम क्या मतलब चेंज कर सकते हैं। मींस हल्का सा फोर्स लगा के हम क्या किसी भारी ऑब्जेक्ट में ज्यादा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा इसमें पूरे में क्या है, लिक्विड फिल है, मतलब यहाँ पर दोनों लेवल तक हमारा लिक्विड फिल है। तो इधर से अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मींस फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन। और जो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो भी एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारा 10 मीटर स्क्वायर था। तो हमने यहाँ पर एक्चुअली कितना प्रेशर लगाया, हमने लगाया 1 पास्कल, मतलब हमने इतना प्रेशर यहाँ पर लगाया, सिंपली इतना प्रेशर लगाया। अब देखो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो भी प्रेशर हमने लगाया वो अनडिमिनिश्ड पूरे में क्या है, ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर हमारा पूरे में लगेगा। अब यहाँ पर जो एरिया है, मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट उठाने वाले हैं वो बड़ा है, तो हमने क्या है यहाँ का जो एरिया है वो भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का हमने एरिया ले लिया अपना 100 मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो प्रेशर जितना यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसमें लिख देते हैं प्रेशर कितना है 1। तो प्रेशर की वैल्यू अगर 1 रखें तो फोर्स हमारा निकल जाएगा F इज इक्वल टू, और एरिया कितना है, एरिया की जगह एरिया रखेंगे 100, तो फोर्स कितना आ गया मेरा, फोर्स मेरा आ गया 100 न्यूटन। मींस स्टार्टिंग में मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था और काम मेरे को कितने का मिल रहा है, मेरे को 100 न्यूटन का काम मेरे को मिल रहा है। तो ये हमारी होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। किस चीज पर काम करती है, पास्कल लॉ पर काम करती है। ये एप्लीकेशन होगी हमारी पास्कल लॉ की। तो ये सिंपल सी हमारी आ जाती है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। मींस इसमें मेन काम क्या था, मेन काम ये था कि हमने थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और हमने क्या काफी भारी ऑब्जेक्ट को क्या इजीली उठा लिया। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। सेकंड आ जाती है हमारी इसी तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक्स का आप डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें हमारा जैसे जैसे ये वर्क होता है बिल्कुल सिंपल ऐसे ही हमारा होता है। मींस एक साइड से हम अपना जो ब्रेक पैडल है उसको प्रेस करेंगे तो जो हमारा ये लिक्विड है ये दोनों साइड मींस जो टायर्स हैं वहां पर जो रिम है उसके वहां पर अनडिमिनिश्ड जो प्रेशर है वो ट्रांसफर होता है। तो जाके जो हमारा जो ब्रेक शू होता है, ब्रेक शू एकदम से टाइट हो जाता है। मींस जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किया ब्रेक शू हमारा टाइट हो गया और ऐसे ही हमारी मतलब जो स्पीड है वो मतलब कि स्लो हो जाती है। मींस हमारा क्या है, ब्रेक अप्लाइड हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये आपको दिख रहा होगा मास्टर सिलेंडर। इसका मेन पॉइंट देख लो। देखो मास्टर सिलेंडर का मतलब क्या होता है, मास्टर सिलेंडर ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर ऑन P1 एंड P2 सो इट प्रिवेंट्स स्केटिंग। मतलब कि जो ये मास्टर सिलेंडर होता है ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट मतलब इक्वली दोनों टायर्स पे इक्वली ट्रांसमिट हो और मतलब अच्छे से वर्क करे, ताकि जो हमारी जो व्हीकल है वो स्किट भी ना करे और अच्छे से ब्रेक उसमें अप्लाई हो। तो ये भी हमारा क्या पास्कल लॉ पर ही वर्क करता है। तो ये सिंपल से हमारे दोनों क्या है डेरिवेशन एप्लीकेशन आ जाती है पास्कल लॉ की। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, जैसे इसमें एक तो यही रहा मतलब कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का कि आपको पहले वाला प्रेशर दे दिया जाएगा, दूसरे में फोर्स या प्रेशर की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब एरिया और आपको वैल्यू दे दी जाएगी, आपको बताना होगा कि यहाँ पर हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर हम इतना भारी या इतना ऐसा ऑब्जेक्ट उठा सके। मतलब कि कई बार आपको मास दे देंगे, कई बार जैसे F को आप M में लिख सकते हो ना, mg लिख सकते हो, तो कुछ वैल्यू आपको दे देंगे, आपको यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी होगी। और जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक में वो भी हमारा सिंपल क्या है, जो प्रेशर वाले दोनों फॉर्मूले ये हमारे वर्क करते हैं। तो ये सिंपल से जाता है हमारा पास्कल लॉ। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। मींस इसमें क्या पॉइंट आता है, मींस हमारे पास कोई कंटेनर है उसमें h हाइट तक हमारा क्या है लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ तक मान लेते हैं h हाइट तक हमारा लिक्विड भरा हुआ है। अब ये जो हमारा इसका बेस है यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट रख दे तो उस पर हमारा क्या कितना प्रेशर लगेगा इसकी वैल्यू हम देखने वाले। देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, ये जो पानी है इसका सारा वेट मींस सारा भार इस पे पड़ रहा है, तो W किसके इक्वल होता है हमारा, मतलब वेट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो W एक तरीके से हमारा होता है W इज इक्वल टू mg। ये हमारा एक पॉइंट इक्वल आता है, मतलब W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब देखो जो मास है, मास को हम कैसे लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं मास की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो कि आएगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लिख देते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मेरा g एज इट इज चल
रहा है। डेंसिटी अपनी जगह रखेंगे। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपने सिलेंडर का एरिया भी निकालते हैं और नॉर्मल मैथ में देखते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा रो होता है, एज इट इज वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, मींस एरिया अपनी जगह और एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो मेरा क्या निकल के आता है, मेरा आता है सिंपली वॉल्यूम। तो ये मैंने लिख दिया रो इंटू ए एच इंटू जी, ये से मेरा सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। देखो यहाँ से मेरी क्या है, वेट की भी ये वाली वैल्यू आ गई। मीन्स ये मैं ये वेट जो है मेरा एक तरीके से फोर्स के इक्वल होता है। मीन्स जितना वजन लग रहा है वही तो हमारा फोर्स होता है, तो वेट या फिर मैं यहाँ पर फोर्स लिख सकता हूँ। अब आपको पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आई, वो मेरी आई रो ए एच जी, ए मेरी वैल्यू आ गई। और एरिया की जगह तो हम क्या है, मैं एरिया ही लिख दूंगा, तो इस ए से ए कट जाएगा। तो जो मेरी यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू आएगी ड्यू टू द कॉलम ऑफ एच हाइट, वो कितनी आएगी, रो जी एच। मतलब प्रेशर कितना होगा, अगर एच हाइट का हमारा कॉलम है लिक्विड का, फ्लूइड का, तो वो कितना प्रेशर है कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, वो मेरा रो जी एच, इन तीनों वैल्यू रख के जो हमारी सोल्व करके वैल्यू आएगी उतना ही प्रेशर में रख के अप्लाई करेगा। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। देखो नेक्स्ट आता है कि यही पॉइंट आता है, अगर हम हाइट इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर भी क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं। तो ये तो सिंपल सा हमारा पॉइंट आता है। नेक्स्ट जो एक पॉइंट आता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा है। हमने अभी समझा था कि जो हमारा जो प्रेशर होता है वो सिर्फ क्या है, हाइट पर डिपेंड करता है लिक्विड की। वो हमारा क्या है, कंटेनर की जो शेप है या फिर वो कहां पर रखा हुआ है उस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ जो वहां पर कितना लिक्विड है उसकी हाइट पर क्या है, डिपेंड करता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आ जाता है। मींस यहां पर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। मींस तीनों जगह जो प्रेशर है वो हमारा इक्वल आएगा अगर हमारी तीनों की जो हाइट है वो हमारी इक्वल होगी। तो ये सिंपल सा हमारा पॉइंट आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मींस अब हमने देख लिया कि प्रेशर होता क्या है, वो भी हमने चेक कर लिया। एच हाइट से कितना प्रेशर लगेगा वो भी हमने चेक कर लिया। अब हम देखने वाले कि जो प्रेशर हम कर रहे हैं इसको मेजर कैसे करेंगे। मींस ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हम प्रेशर को मेजर करके देगी। तो यहां पर हमारे पास दो डिवाइसेस आती है। सबसे पहले आती है बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम मेजर करने में हेल्प हमारी करती है। वर्ड भी हमारा बना है जैसे बैरोमीटर, यहां पर आता है बार और मीटर। बार का मतलब होता है प्रेशर की यूनिट होती है, तो प्रेशर, और मीटर मतलब कि ऐसी डिवाइस जो हमें कुछ मेजर करके देगी। तो बार मीटर मतलब कि बैरोमीटर क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट देगी। नेक्स्ट जो डिवाइस आती है वो आती है मैनोमीटर। मैनोमीटर का मतलब क्या होता है, ये हमें जो गैस प्रेशर है उसको, मतलब कि जो एक तरह से गैसियस प्रेशर आता है उसको हम मतलब इसमें मेजर करेंगे। चेकआउट करते हैं किस तरीके से होता है। देखो ये डिवाइस आती है हमारी बैरोमीटर। किस तरीके से वर्क करती है, देखो हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें हमने क्या मरकरी फिल करके रखी होती है, और हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब टाइप हमारी मतलब शेप में सिलेंडर होता है जो ऊपर से मतलब ओपन होता है, नीचे से एंड मींस लाइक हमारा जो टेस्ट ट्यूब होती है वही हमारी ये होती है। उसमें भी हम क्या फुल मतलब एंड तक हमारी क्या मरकरी फिल्ड होती है। अब जो ये हमारा जो मतलब कि ये टेस्ट ट्यूब होती है इसको हम क्या है उल्टा करके मतलब क्या है इसमें रखते हैं। जैसे जो ओपन एंड है वो तो हमारा इधर आ जाता है और जो क्लोज हैंड है वो हमारा ऊपर आ जाता है। अब आपको अभी देख लो, कोई चीज को उल्टी करके रखोगे तो उसका जो भी मतलब एक प्रेशर है वो नीचे पड़ेगा। मींस जो ग्रेविटी है वो जो यहाँ पर जितना भी लिक्विड था उसको क्या है नीचे मतलब पुल करना मतलब कि खींचना सोचेगी। तो फॉर एग्जांपल ये पूरा भरा हुआ था, तो पूरा भरने से मतलब यहाँ तक हमारा क्या है सारा नीचे आ गया, लेकिन जो इतना एरिया है वो हमारा क्या है खाली हो गया। तो ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट करें, हमें ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट आती है वो हमारी क्या है फिक्स एक एच हाइट हमारी आती है। तो इस तरीके का हमारा मींस क्या इसमें क्या है अरेंजमेंट होता है। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है, मींस इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, मींस पास्कल लॉ नहीं मतलब जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो हमारा प्रेशर होगा वो सेम होना चाहिए। और यहाँ पर किसका प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर हमारी हवा है, मींस हमारा क्या एटमोस्फेयर है। तो ए पॉइंट पर तो होगा हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर, और बी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, जो ये हमारी इस इतने हिस्से में जो मरकरी भरी हुई है उसका हमारा प्रेशर होगा। मींस दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि हमारा जो PA है, मींस ऐसे लिख सकते हैं जो PA है वो हमारा PB के इक्वल होगा। तो B पॉइंट पर अगर हम देखें, हमने अभी फॉर्मूला चेक किया था कि अगर H हाइट का हमारा कोई कंटेनर है, मींस H हाइट का हमारा ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो वहां पर वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारी रो जी एच, मींस ये वाली वैल्यू हमारी होती है। तो ये हमारी क्या है PA के इक्वल होगी। मींस यहाँ पर हमारा प्रेशर कितना लगेगा, वो भी हमारा कितना लगेगा, रो जी एच हमारा ये प्रेशर लगेगा। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अपना रो की वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर जो हाइट है अगर हम उसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू हमारी सिंपल आ जाएगी। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा बैरोमीटर। बिल्कुल सिंपल सी डिवाइस होती है।
जो जहां पर भी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मेजर करनी होती है वहां पर हम इसको सिंपल यूज करते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस आती है वो आती है हमारी मैनोमीटर। मैनोमीटर की मींस जो गैसेज होती हैं उनका जो प्रेशर है वो हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का ये हमारी डिवाइस आ जाती है मैनोमीटर। देखो कैसे कैसे यूज करते हैं इसमें। हमारे सबसे पहले देख लेते हैं अरेंजमेंट। सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें हम क्या गैस फिल करके रखते हैं। उसको हम क्या एक यू शेप ट्यूब में से कनेक्ट कर रखते हैं जिसमें हम रो डेंसिटी का कोई भी लिक्विड हम फिल करते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर जो बीच का जो मतलब कि ब्लॉक था उसको हटाते हैं, ऐसे ही हमारी जो गैसेस है वो इसमें फिल होना स्टार्ट हो जाती है। अब गैस यहाँ पर आएगी और इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो अपना क्या है प्रेशर लगाएगी। तो वो जैसे ही इस पर प्रेशर लगाते हैं जो हमारा लिक्विड कॉलम है इधर से हमारा नीचे होना स्टार्ट हो जाता है और उधर से हमारा ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो हमारी पहले लेयर थी वो यहाँ पर तक हमारी आ जाती है और जितना ये नीचे हुआ उतना ही वहाँ पर हमारा क्या ऊपर ऐसे हो जाता है। मतलब कि इतना हमारा क्या लिक्विड फिल हो गया, इधर से जितना नीचा हुआ उतना ही हमारा ऊपर हो जाता है। तो मतलब कि हम अगर दो पॉइंट कंसिडर करें, एक तो ये वाला पॉइंट और एक हमारा इसके लेवल में दूसरे वाला पॉइंट, मीन्स इसको ले सकते हैं फर्स्ट, इसको ले सकते हैं सेकेंड पॉइंट। तो अगर इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करके चले तो इन दोनों पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो हमारा क्या होगा, वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या सेम लेवल पर आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा P1 है वो मेरा किसके इक्वल है, वो मेरा P2 के इक्वल आता है। अब P1 क्या है, P1 में मतलब यहां पर हमारी क्या है गैस है। गैस का मतलब कि जो मतलब P का हो गया मतलब कि जो प्रेशर ऑफ गैस होगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू दिस। और P2 क्या है, P2 यहाँ पर हमारा क्या है ये H हाइट का जो मतलब कि मान सकते हैं ये H हाइट ऊपर उठाता है। तो H हाइट का जो लिक्विड है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, साथ साथ ऊपर से जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लगा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से ओपन है तो ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ये H हाइट का प्रेशर लग रहा है। दोनों को मिला के हमारा क्या है 2 जो सेकंड पॉइंट है वहां पर प्रेशर होगा। तो P2 को मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा PA है और साथ साथ मेरा रो जी एच मीन्स सेकंड पॉइंट पर H हाइट से रो GH मेरा प्रेशर लगेगा। तो यहां पर अगर मेरे को वैल्यू निकालने की गैस की वजह से जो गोज प्रेशर है मींस जो फिक्स्ड गैस का प्रेशर है वो कितना होगा, वो मेरा आ जाएगा। मैं P1 में से क्या है PA माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या है रो GH की वैल्यू आ जाएगी। और यही वैल्यू मेरे को क्या प्रोवाइड करेगी कि जो मेरा गैस का प्रेशर है वो कितना आता है। बाकी न्यूमेरिकल्स भी यहां से आते हैं कि हमारे पास रो GH और हमें इसमें कुछ की वैल्यू गिवन होती है, हमें बाकी अपनी जो प्रेशर है जो गैस का प्रेशर है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसको सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। और मैनोमीटर हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक आ जाता है हमारा मैनोमीटर। देखो नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि हमारी जो हाइट ऑफ एटमोस्फेयर है वो हमारी कितनी आती है। हाइट ऑफ एटमोस्फेयर हम निकाल सकते हैं P इक्वल टू रो GH फॉर्मूले से। यहाँ से अगर हम अपना जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो कि होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 उसकी वैल्यू और रो और G की वैल्यू रख के हम क्या सिंपली H की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारी आती है 8 किलोमीटर। मींस जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा कितने हाइट तक होता है, वो हमारा मतलब कि 8 किलोमीटर हाइट तक होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मेरा डेंसिटी। एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जैसे आप यहाँ पर भी फोटो में देख सकते हैं कि जो प्रेशर है उसकी कुछ डिफरेंट यूनिट्स आती हैं, मीन्स एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती हैं। जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमारी यूनिट आती है। आप इनको सबको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, मतलब कि सारों को एक बार याद कर लेना, न्यूमेरिकल में हमारी काफी यूज होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मेरा बॉयंसी। देखो बॉयंसी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आपने मतलब अपना 8th 9th में भी स्टार्ट हो जाता है, अपना अच्छे से समझा भी होगा। देखो बायंसी का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को या खुद को ही पानी में मतलब जाते हो आप, तो या ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबा रहे हो तो वो आप क्या फील करते हो, एक अपथ्रस्ट फील करते हो। मींस एक क्या है हमारी वहां पर अपवर्ड फोर्स लगती है, तो वो जो अपथ्रस्ट लग रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स। और जो ये सारा फिनोमिना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायंसी। मींस आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको पानी में डुबाया और नीचे से हमारी क्या पानी की वजह से एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स हो गई मेरी बॉयंट फोर्स। और ये जो फिनोमिना है डुबाने पर फोर्स लगना, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं अपना बायंसी। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। अब देखो इसी से रिलेटेड, इसी पर बेस हमारा एक प्रिंसिपल आता है, काफी फेमस प्रिंसिपल है और काफी यूजफुल भी होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो ये कैसे यूज होता है, मींस ये कैसे वर्क करता है, इसका जो स्टेटमेंट है पहले वो देखते हैं। वो आता है व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड कंप्लीटली और पार्शियली इन अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंस अ अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मींस हमारी क्या, जब भी हम किसी बॉडी को कंप्लीटली या
पार्शियली क्या हम पानी में क्या है मतलब उसको डुबाते हैं तो वहां पर हमारा उस पर कितना अपथ्रस्ट लगता है, उस पर इतना अपथ्रस्ट लगता है जितना वो वहां पर अपनी बॉडी वेट से पानी का जो वॉल्यूम है डिस्प्लेस करती है उतना ही उस पर वहां पर क्या है अपथ्रस्ट लगता है। मींस इट एक्सपीरियंस अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना पानी वो हटाएगा, जितने वेट का वो पानी हटाएगा उतने हमारा वहां पर उस पर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। ये सिंपल से आ जाता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो हमारा फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो हमारा फोर्स होता है वी रो जी, ये हमारी वैल्यू आती है। इसमें वी का मतलब होता है कि हमारी मतलब जो बॉडी है उसका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमारी बॉडी में मतलब कि इमर्ज्ड हुआ है। रो मतलब कि हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, और जी मतलब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको सोल्व करके हम क्या फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारा मतलब कितनी वहां पर अपथ्रस्ट सिंपली लग रहा है। तो ये सिंपल सा आ जाता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन से हम क्या पता लगाते हैं, कौन सी बॉडी हमारी सिंक होगी, कौन सी हमारी फ्लोट करेगी। मीन्स किस चीज पर डिपेंड करता है कि ये बॉडी तैरेगी और ये हमारी बॉडी क्या है डूब जाएगी, वो हम चेकआउट कर। इस तरीके से हमारा होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मींस यहाँ पर हमारी दो मेन चीज होती है, एक तो W, एक होता है हमारा U। W का मतलब है वेट ऑफ द बॉडी और U का मतलब है हमारी कितनी अपथ्रस्ट वहां पर लग रही है। फर्स्ट केस में आता है अगर हमारा जो वेट ऑफ बॉडी है वो ज्यादा हो जाए किसी अपथ्रस्ट से, जो हमारी बॉडी है वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, मतलब हमारी बॉडी डूब जाएगी। सेकेंड केस आता है अगर हमारा जो वेट ऑफ द बॉडी है और जो हमारी अपथ्रस्ट है वो दोनों अगर आपस में इक्वल हो, मींस उनकी वैल्यू इक्वल हो, तो हमारी जो बॉडी है वो फ्लोट तो करेगी लेकिन फुल्ली क्या होगी, इमर्ज्ड होगी। मींस पानी के नीचे होगी, पानी की सरफेस पर बिल्कुल नीचे होगी और वहां पर क्या है मतलब कि तैरेगी, इतना मतलब पॉइंट होगा। तो ये सेकंड केस हमारा आता है। और अगर हमारी जो अपथ्रस्ट है वो हमारी क्या वेट से भी ज्यादा हो तो वहां पर हमारी बॉडी क्या है वो फुल्ली अच्छी तरीके से मतलब क्या फ्लोट करेगी, कुछ इस तरीके से हमारी फ्लोट करेगी। तो ये आ जाता है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। यहां से हम एक और पॉइंट देख सकते हैं कि हम यहां पर निकाल सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पानी में, मींस उसका वॉल्यूम कितना पानी में, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस फॉर्मूले को यूज करके हम चारों में से अगर हमें तीन वैल्यू पता है तो कोई सी भी जो फोर्थ वैल्यू है वो सिंपली हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है विस्कोसिटी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड by the virtue of which it opposes the relative motion between the different layers। मींस ये क्या कहता है कि जो विस्कोसिटी होती है ये हमारी जो लिक्विड होता है उसके अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है। इससे क्या होता है जो बॉडी जो हमारा लिक्विड है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उनका वो अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये क्या है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, मींस इतना हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इसमें हमारा जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। मतलब हम मान लेते हैं हमारी कुछ ये लेयर्स आती हैं तो ये हमारी इतनी सारी लेयर्स फ्लो हो रही है। तो जैसे 1 2 3 4 ये जितनी भी लेयर्स हैं, ये जितनी भी लेयर्स हैं ये सब एक दूसरे के जो मोशन का है वो क्या है, अपोज करेंगी। उसी अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अपना विस्कोसिटी। इसमें क्या होता है जो हमारी सबसे अपर वाली लेयर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है और जो हमारी सबसे डाउन वाली लेयर होती है उसकी क्या होती है, मिनिमम होती है। मींस अप्रोक्स टू हमारी क्या है, जीरो ही स्पीड होती है। तो जो हर एक लेयर है वो मतलब कि अलग अलग स्पीड से चलती है और अपनी जो जितनी भी दूसरी लेयर है उनका क्या है, मोशन का अपोज करती है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अपना सिंपल विस्कोसिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सिंपल सा टॉपिक है। जैसे ही आ रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, दो वर्ड से मिलकर बना है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो वेलोसिटी एक ग्रेडियंट। वेलोसिटी का मतलब आपको पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सिंपल सा हमारा होता है वेलोसिटी। और ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है जब आपका कोई चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। मींस मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मतलब मेरी कोई पोजीशन है, अगर मैं यहाँ से हटके मींस यहाँ पर आ जाऊँ मींस मेरी क्या होगी, चेंज, पोजीशन चेंज हो गई। तो ये पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन की वजह से चेंज होना, उस चेंज को हम बोलते हैं अपना ग्रेडियंट। तो जब हमारा किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा ड्यू टू वो उसने जगह चेंज किया तो उस टाइप की जो चेंज को हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। लाइक हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, the change in the velocity of the liquid with respect to the change in the distance perpendicular to the direction of motion of liquid is known as velocity gradient। मींस वेलोसिटी में हमारा चेंज आया कैसे करके, मींस यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड होगी। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम उठा के यहाँ पर लास्ट वाली लेयर में रख दें या फिर इस वाली में लेयर में रख दें तो यहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। मींस मान लो वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रह गई तो स्पीड चेंज हो गई। कैसे, हमारा डिस्प्लेसमेंट मीन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो चेंज करने से हमारी स्पीड चेंज होगी। तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमारा सिंपल सा मतलब आता है।
इसको डिनोट किससे करते हैं, हम डिनोट करते हैं इसको dv अपॉन dx से डिनोट करते हैं। और जो हमारी इसकी यूनिट होती है हमारी सेकंड इनवर्स, ये हमारी इसकी क्या है यूनिट, ऐसा यूनिट होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मींस हमने देखा विस्कोसिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब है ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रिक्वायर होता है हमें, जो भी हमारी जितनी भी लेयर्स हैं उनके बीच में क्या है एक यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बना के रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई दो लेयर लेता हूँ, मीन्स मैं ये x है और मेरी ये y है, x और y दोनों लेयर ले लेता हूँ। इसमें से मैं क्या है यूनिट एरिया दोनों का उठाता हूँ। मीन्स मैंने एक का एरिया उठाया ये वाला, ये x का एरिया मैंने उठा लिया, और उसके बिल्कुल जस्ट नीचे मैंने क्या है दूसरे का a ही एरिया, मतलब दोनों का सेम एरिया उठा लिया। इसका भी एरिया a, इसका भी एरिया a, मतलब मैंने इस वाली लेयर में से और इस वाली लेयर में से कुछ हिस्से इनके उठा लिए। अब देखो ये मेरी क्या है, ये बेस लेयर है, यहाँ पर बेस लेयर। अब मान लेता हूँ ये जो नीचे वाली है ये इससे x डिस्टेंस पर है, और जो ऊपर वाली है वो जस्ट थोड़ी सी ऊपर है, मान लेते हैं x प्लस हमारा क्या है dx डिस्टेंस पर ऊपर है। अब जो इसकी स्पीड होगी, मतलब कि जो नीचे वाले की स्पीड होगी वो मान लेते हैं वो v स्पीड से चल रहा है। अब जो ऊपर वाली है, जितने ऊपर बढ़ते जाते हैं हमारी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये मान लेते हैं v प्लस हमारा क्या है dv स्पीड से है। अब ये जो दोनों लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में क्या है मेरा यूनिट डिस्प्लेसमेंट मींस यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बना रहे, वो बना रहने के लिए मेरे को कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, वो बोल सकते हैं अपना विस्कस फोर्स। और जो ये विस्कस फोर्स होती है, मींस जो फोर्स यहां पर रिक्वायर होगी एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए, वो फोर्स हमारी क्या है दो चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो हमारी डिपेंड करती है वो इनके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो एरिया है उस चीज पर एरिया लिख देते हैं। सेकंड वो डिपेंड करती है हमारी वहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू, मींस हमारी डिपेंड करेगी dv अपॉन dx की, इन दोनों चीजों पर हमारी डिपेंड करती है। और अगर हम इसको सोल्व करके लिखे, मींस f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a डॉट dv अपॉन dx, इसको सोल्व करके लिखे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईटा a dv अपॉन dx, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। और a और dv अपॉन dx की दोनों की वैल्यू अगर मैं यूनिट रख देता हूँ, मींस ए भी मैं एरिया जो ये मैंने उठाया था ये मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, और जो मेरा dv अपॉन dx है ये भी क्या ले लूँ मैं 1 सेकंड इनवर्स ले लूँ, तो मेरा जो f है वो किसके इक्वल आ जाएगा, f मेरा ईटा के इक्वल आ जाएगा। और यही ईटा क्या है, यही मेरा ईटा आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मींस एक ऐसी फोर्स जब हमारा जो एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना रखना हो मेरे को 1 मतलब कि 1 मेरे को यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट रखना हो, किसी दो शीट है मतलब कि वो 1 मीटर स्क्वायर की हो, तो वहां पर जितना मेरे को फोर्स रिक्वायर होगा उसी फोर्स को मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये मेरा सिंपल सा पॉइंट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन सेकेंड पर मीटर, जिसको हम बोलते हैं पोइसी, मतलब कि इसमें इस तरीके से हम इसका नाम देते हैं। और जो हमारा मतलब सीजीएस में यूनिट होती है वो हमारी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी कुछ इसकी यूनिट होती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब ये क्या है, ये हमारा एक वो फोर्स है जो कि हमें रिक्वायर होता है दो लेयर के बीच में यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाए रखने के लिए, ये हमारा वो फोर्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोक्स लॉ। देखो स्टोक्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखो स्टोक्स लॉ का मतलब क्या है, जब भी हमारा कोई मतलब बॉल है या हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो वाटर के थ्रू ट्रेवल करेगा, मींस यहां से यहां पर आएगा, तो उस पर क्या है एक विस्कस फोर्स हमारी लगेगी, मींस इसके जो उसका मोशन होगा उसके अपोज में हमारी क्या है एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो यही चीज हमें जो बताता है वो बताता है हमारा स्टोक्स लॉ। और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी F इज इक्वल टू हमारी होती है 6 पाई r ईटा v, ये हमारी क्या है वैल्यू होती है। ये आपके डायरेक्ट याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में वैल्यू डायरेक्ट यूज होती है। इसमें हमारा 6 कांस्टेंट है, पाई मतलब 3.14, और r मतलब जो हमारा स्फेयर है इसकी रेडियस, और जो ईटा है ईटा मतलब वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमें गिवन होता है। v मतलब हमारा वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो इसको सोल्व करके जो हमारा फोर्स आएगा वो आएगा हमारा विस्कस फोर्स, मींस इस पर कितना अपोज हमारा लग रहा था। ये आ जाता है हमारा स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। मींस जो ये विस्कोसिटी हमने टॉपिक पढ़ा उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी जो विस्कोसिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड आता है प्रेशर से, प्रेशर पे जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारी क्या विस्कोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, एक्सेप्ट वाटर।
मीन्स वाटर के केस में प्रेशर वाला जो केस है वो सेम नहीं होगा। वाटर को छोड़ के जितने भी फ्लूइड है उसमें प्रेशर बढ़ाने से जो हमारी विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। एक पॉइंट आता है इसमें, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मीन्स जो विस्कोसिटी होती है गैसेस की वो प्रेशर पर कोई भी डिपेंडेंट उसमें नहीं होता। मीन्स प्रेशर बढ़े या घटे उसकी विस्कोसिटी पर कोई भी डिपेंड नहीं होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी और प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा क्या है, विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। इस तरीके से हमारे वेरिएट करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर से। नेक्स्ट आता है एक हमारा फॉर्मूला आता है पोइसोली फॉर्मूला। देखो बड़ा सिंपल सा है, ये क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप अंडर अ प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय। मींस ये क्या है, सिंपल सा हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में आती है। ये हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, ये हमारा क्यू होता है। क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू हमारा मतलब कि वॉल्यूम क्या है, पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है। एक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, जो कि आता है पाई P(r⁴) अपॉन हमारा आता है 8 ईटा L। ये हमारा क्या फॉर्मूला आ जाता है। इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि कितना लिक्विड हमारा पर सेकंड क्या फ्लो हो रहा है। इसमें P हमारा जो प्रेशर है, R मतलब जो ये बॉल है, जो आर मतलब सॉरी बॉल कह रहा हूँ, जो हमारा पाइप है उसकी जो रेडियस होगी वो, और जो हमारा ईटा है वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और एल मतलब जो पाइप है उसकी लेंथ हमारी कितनी आती है। इसको सोल्व करने के पास हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू की, जो कि होता है हमारा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं अपना पोइसोली फॉर्मूला। ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है जैसे ये हमारी जो बॉल है ये हमारी नीचे फ्लो कर रही थी, तो ये जो उस मतलब जैसे जैसे फ्लो करेगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी इसकी स्पीड हमारी क्या बढ़ती ही चली जाएगी। अब स्पीड बढ़ेगी तो नीचे नीचे जो मतलब कि जो लेयर्स है उनका जो मतलब कि स्पीड है वो भी कम है, तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगी वो भी ज्यादा लगेगी। तो यहां पर जो ये मैक्सिमम एक कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेगी उसी स्पीड को हम बोलेंगे इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। मींस द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे गिरते टाइम जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये एक्वायर कर लेगी उसी को हम बोलेंगे इसकी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि हमारा किससे होती है, v = 2/9 × r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको क्या है निकाल सकते हैं। अब यहां पर जो रो है, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ स्फीयर, जो सिग्मा है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और जो ईटा है वो तो आपको पता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये हमारा इस तरीके से आता है। अब देखो यहां पर आपको एक ग्राफ देखने को मिल रहा होगा। ग्राफ में क्या आता है, देखो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है ऐसे ऐसे हमारी क्या है वेलोसिटी बढ़ रही है। मींस जितनी जितनी ये नीचे जा रही है, जैसे जैसे नीचे जा रही है टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम पर आके वो क्या कांस्टेंट हो जा रही है। मींस एक टाइम पर वो ऐसे आएगी नीचे इतनी चली जाएगी कि वो बस उस मैक्सिमम स्पीड से ही मूव कर पाएगी, उससे ज़्यादा वो स्पीड एक्वायर नहीं करेगी। तो वो जो वही मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, वही मैक्सिमम स्पीड होती है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर कुछ केसेस आते हैं, जैसे अगर जो मेरा रो है वो ग्रेटर होगा सिग्मा से, मीन्स मेरी डेंसिटी ऑफ स्फीयर होगी वो ग्रेटर होगी सिग्मा से, लिक्विड की डेंसिटी से, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव आएगी मींस फॉर्मूले में। और अगर इसका उल्टा होगा मींस सिग्मा ग्रेटर होगा रो से तो नेगेटिव आएगी, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मेरी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो आएगी। यहां से हम पता लगा सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का। ये हमारा फॉर्मूला है, इससे इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये आ जाता है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट चैप्टर का एक तरीके से बोल सकते हैं सेकंड पार्ट आता है, जो कि हमारा एक अलग से पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी हमारे एग्जामिनेशन में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर आता है फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब क्या होता है, जब हमारा लिक्विड क्या होता है फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं अपना फ्लो ऑफ लिक्विड। अब ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड है ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म और एक हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन, मतलब एक सीधे से फ्लो करे, मतलब अच्छी तरीके से फ्लो करे, तो उसको हम बोलते हैं अपना यूनिफॉर्म फ्लो, जिसको हम बोल सकते हैं लेमिनार फ्लो, या फिर हम अपना स्टडी फ्लो, या फिर हम बोल सकते हैं अपना स्ट्रीम लाइन फ्लो। तीनों नाम से एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो तीनों नाम आपके याद होने चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है मतलब कैसे बिल्कुल मतलब ऐसे तरीके से जैसे डैम से वाटर निकलता है इस तरीके से फ्लो होना, तो उसको हम बोलेंगे अपना नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो जैसे यहां पर आता है द पाथ फॉलोड बाय द लिक्विड पार्टिकल इन अ स्टडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। मींस जब स्टडी फ्लो होगा बिल्कुल स्मूथली, जब वाटर फ्लो करेगा उस टाइम पर जो फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे अपना स्टडी फ्लो। यहां पर कुछ नोट पॉइंट आते हैं, जो स्टडी फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, उसमें क्या क्या बातें हमारी फ्लो होती है। सबसे पहले
नो टू स्ट्रीम्स कैन क्रॉस ईच अदर, मीन्स जो हमारी जो लेयर्स हैं, लेयर्स मतलब जो स्ट्रीम लाइंस हैं, वो क्या है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस मीन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है स्ट्रीम लाइन फ्लो की। नेक्स्ट आती है ग्रेटर इज द क्राउडिंग स्ट्रीम लाइन ग्रेटर इज द वेलोसिटी, मीन्स जितनी जितनी पास हमारी स्ट्रीम लाइन होगी उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड होगी। मीन्स एक तो हमारा केस आता है, ये मान लेते हैं लिक्विड फर्स्ट है, और एक हमारा आता है ये हमारा क्या है, लिक्विड सेकंड है। यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है तो यहाँ पर वाटर की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्राउडिंग कम है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लिक्विड की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से भी ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो की। थर्ड पॉइंट आता है फ्लो इज पॉसिबल इफ द लिक्विड वेलोसिटी डज नॉट एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू, मीन्स ये कुछ एक मतलब कि कुछ एक मैक्सिमम स्पीड होती है, उससे ज़्यादा मतलब ये स्टेडी फ्लो हमारा नहीं कर सकता। मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड तक अगर ये फ्लो करता रहेगा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर ये 10 से 11 पहुंच जाएगा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो या फिर हमारा अनस्टेबल फ्लो हो जाएगा। तो कुछ एक मिनिमम लिमिटिंग वैल्यू तक ही हमारी क्या है, इसकी स्पीड स्ट्रीमलाइन फ्लो की स्पीड होती है। तो ये हमारी कुछ इसकी प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट हमारी कुछ छोटी छोटी सी टर्म आती है जो कि आगे जो बड़े बड़े हम अपना फिनोमिना और जो प्रिंसिपल करेंगे वहां पर हमारी यूज होंगी। जैसे सबसे पहले आती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी होती है जो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है उसको हम बोलते हैं अपना क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर 10 थी, 10 से आगे अगर ये जाएगा तो क्या है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो को खो देगा, तो ये 10 क्या होगी, इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट आती है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है मीन्स ये क्या है, जैसे डैम से वाटर निकल रहा है बिल्कुल अनसट की तरह निकलना, उसको मतलब ये स्ट्रीमलाइन नहीं रहा, बिल्कुल बहुत ऐसे भाग रहा है इधर उधर, ऐसे पानी इधर उधर जा रहा है, तो उस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट आता है एक टॉपिक आता है रेनॉल्ड्स नंबर। देखो रेनॉल्ड्स नंबर बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। ये क्या है, ये एक सिंपल नंबर होता है जो कि हमें नेचर ऑफ फ्लो के बारे में बताता है, मींस जो लिक्विड है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है उसके बारे में बताता है। अब देखो उसमें 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले अगर जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू 2000 से कम हो तो वहां पर जो लिक्विड का फ्लो है वो कैसा होगा, वो मेरा होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट आता है अगर वो 2000 से 3000 के बीच में वैल्यू निकल के आए, जो फॉर्मूला है ये इसको सोल्व करके 2000 से 3000 के बीच में है तो वो अनस्टेबल फ्लो होगा, मींस लिक्विड का फ्लो अनस्टेबल होगा। थर्ड अगर वो 3000 से ज्यादा वैल्यू आए तो वो क्या आएगा, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। और निकाल कैसे सकते हैं, निकाल सकते हैं R = ρ VD अपॉन ईटा, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इसमें V मतलब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ρ मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जो D है वो है मेरा डायमीटर ऑफ द पाइप। इनको सोल्व करके हम क्या है R की वैल्यू निकाल सकते हैं। और R की वैल्यू अगर इन मतलब कि 2000 3000 इनसे जो मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं कि फ्लो हम मेरा कैसा होगा। तो ये मेरा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मेरा आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड जो कि क्या हो, इनकंप्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और साथ साथ इरोटेशनल हो। मीन्स जो पाइप में, मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो पाइप है इसमें बिल्कुल सीधा क्या मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या है फ्लो करे। मीन्स ऐसे नहीं कि पानी बीच बीच में घूम रहा है, घूमेगा भी नहीं, वो कंप्रेस भी नहीं होगा, वो बिल्कुल मतलब स्मूथली, एक नाम ही है आइडियल लिक्विड, बिल्कुल क्या है परफेक्ट हमारा लिक्विड होना चाहिए। उस टाइप के लिक्विड को हम बोलते हैं आइडियल लिक्विड। वैसे मतलब कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, जहां पर भी आपका आइडियल वर्ड लग जाएगा वो समझ लेना रियल लाइफ में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो हम अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पढ़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल हमारा ये पाइप है ऐसे, अब आगे जाके ये पाइप क्या है थोड़ा पतला हो जाता है इस तरीके से, और आगे जाके मतलब इसकी शेप चाहे और चेंज हो जाती है। तो एक हम फर्स्ट पॉइंट ये ले लेते हैं, एक हम सेकंड पॉइंट ये ले लेते हैं। यहां का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मेरा A1 है, और यहां का जो क्रॉस सेक्शन है वो A2 है, मतलब यहां का। और यहां पर जो मेरी वेलोसिटी थी वो मेरी V1 थी, और यहां पर वेलोसिटी जो है वो मान लेता हूं मेरी V2 है। तो A1 V1 की अगर आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और A2 V2 की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका जो सम मतलब कि प्रोडक्ट करके आएगा वो मेरा क्या है, एक कांस्टेंट के इक्वल K के इक्वल आएगा। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी at point 1 is equal to area of cross section into velocity of the product at point 2। दोनों क्या है, दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ये काफी हमारा यूज होगा आगे चल के, जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे काफी इसमें यूज आता है। बाकी इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारे बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का, वो आता है बर्नौली प्रिंसिपल। देखो बर्नौली प्रिंसिपल में हमारी 3 चीजें यूज होंगी, 3 एनर्जी यूज होंगी, एक हमारी काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक हमारी प्रेशर एनर्जी। पहले तीनों को देख लेते हैं कैसे कैसे कौन सी होती है, फिर आपका मतलब सिंपल सा छोटा सा है तो हमारी
थ्योरम, बर्नौली थ्योरम उसको देखेंगे। फिर जो उसकी मेन आती है एप्लीकेशन, वो हम चेकआउट करेंगे जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। देखो यहां पर हमारी तीन एनर्जी है। सबसे पहले एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कैसे आती है? लिक्विड के फ्लो होने से जो एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जैसे होती है हाफ mv²। अगर इसको हम पर यूनिट मास लिखना चाहें तो उसको क्या है, हम सारी को m से डिवाइड कर देंगे। पर यूनिट वॉल्यूम लिखना चाहे तो उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर जो वॉल्यूम लेंगे वो हम कैसा लेंगे, जैसे वॉल्यूम रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मेरा वॉल्यूम होता है, तो यहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे। v क्या आ जाएगा? v आ जाएगा मेरा मास अपॉन रो, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू में ये रख के मतलब डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो आप सिंपल सा मतलब डिवीजन करना है, जैसे पर यूनिट होता है मतलब उससे डिवाइड हमें करना होता है। तो ये आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट जो एनर्जी आती है वो आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। मींस मान लो मेरा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, अगर इसको उठा के मैं अर्थ के सरफेस से किसी अलग डिस्टेंस पर ले जाऊं तो इसमें एक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। वो एनर्जी को हम बोलते हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वाटर में उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसको सिंपल बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी मतलब वैल्यू लिखते हैं mgh, हम वैल्यू लिखते हैं। नेक्स्ट आती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी जो प्रेशर की वजह से होगी उसको बोलेंगे प्रेशर एनर्जी, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी pv। अब तीनों एनर्जी को यूज करके हमारी क्या आती है? बर्नौली थ्योरम आती है। अब देखो ये आता है बर्नौली प्रिंसिपल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चैप्टर में, मतलब कि एग्जामिनेशन में यहां से तो क्वेश्चन पक्का ही आना होता है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूरे में से कहीं नहीं आया तो इसमें से पक्का आएगा। अब देखो बर्नौली प्रिंसिपल का मतलब स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। वो है सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड हमारी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। मीन्स हमारा कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, हमारा कोई स्टीम लाइन फ्लो हो रहा है, तो यहां पर ले ले या फिर हम यहां पर ले ले, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो हमारी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हमारी तीसरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों जो होगी हमारी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। मींस इन तीनों का सम यहां पर भी इक्वल होगा और यहां पर भी हमारा किसी के इक्वल मान सकते हैं, तो वो भी हमारा क्या है? इक्वल होगा। जैसे p प्लस हाफ रो v² प्लस का रो gh इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। और ये जो तीनों एनर्जी हमने क्या पर यूनिट वॉल्यूम ले रखी है। मींस तीनों एनर्जी की पहले वैल्यू लिखेंगे और उसको क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम में m अपॉन रो से क्या है? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास बर्नौली थ्योरम की क्या है? इक्वेशन आ जाएगी। तो जैसे सेकंड देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट मास भी लिखी हुई है, तो हम मेनली यूज करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, बाकी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम अपने आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। मींस तीनों एनर्जी का जो सम होगा किसी पॉइंट पर वो एक कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा। मान लो यहाँ पर अगर 10 आया है तो यहाँ पर भी तीनों एनर्जी का सम जो है वो 10 ही आएगा। और यहाँ से हम काफी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ये आ जाता है हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ लिमिटेशन भी बड़े सिंपल से, जैसे एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड्स। ये जो बर्नौली प्रिंसिपल ये कहां पर हम लगा सकते हैं? जो आइडियल फ्लूइड्स है सिंपल हम वहीं पर यूज कर सकते हैं। सेकंड, हमें मान के चलना पड़ेगा कि देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन। मींस यहां पर जो पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा उससे हमारा एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, ये हम मान के चलेंगे। थर्ड पॉइंट वही है कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। वो तो हमारा जब जैसे हमने आइडियल फ्लूइड लिख दिया तो ये वहां पर पॉइंट अंडरस्टूड हो जाएंगे। बाकी मतलब कि जैसे क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बढ़ा के लिखना होता है, तो आप इनको पॉइंट को अलग अलग करके लिख सकते हो, ये थोड़ा लिखने की ट्रिक होती है। फोर्थ पॉइंट जैसे लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्बुलेंट फ्लो। वैसे तो आइडियल में आ गया कि आइडियल लिक्विड हमने लिख दिया, लेकिन लास्ट पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो में ये हमारी जो बर्नौली प्रिंसिपल है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आ जाती है हमारी क्या? लिमिटेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक आता है बर्नौली प्रिंसिपल से, मींस इसका मतलब में फिर एप्लीकेशन आएंगी। वो आता है हमारा कि ये किस चीज पर बेस होता है? ये हमारा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पे क्या है? बेस होता है। मींस जितनी एनर्जी यहां पर है उतनी एनर्जी हमारी यहां पर होगी। एनर्जी हमारी यहां पर नई क्रिएट नहीं होगी और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी। बीस एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में हमारी सिंपली क्या कन्वर्ट होती चली जाएगी। इसकी एप्लीकेशन बड़ी सिंपल सी है, एक बार चेकआउट करते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं, वैसे करते हैं जादू की तरह। ये भी बहुत अजीब सी चीज़ है, चुटकियाँ बजा के कपड़े चेंज कर लेना, फ्रेम चेंज कर देना, ये चेंज कर देना, बहुत चला है, बहुत ट्रेंड चला है इसका। चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो यहाँ पर आती है बर्नौली प्रिंसिपल की हमारी एप्लीकेशन। सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है वो आती है ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग द विंड स्टॉर्म। मीन्स हमारी तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही है, तूफान आ रहा है, तो आपने देखा होगा जो कच्ची छतें होती हैं और या फिर जो टीन की छतें होती हैं जो टाइटली मतलब बांध के नहीं रखते या फिर पन्ने वन्ने होते हैं, वो क्या उड़ जाते हैं। वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी छत है, मतलब कि हमारा कुछ इस तरीके से घर है,
बचपन में बहुत बनाया इस तरीके से, अगर पीछे पहाड़ है ऐसे ऐसे। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। देखो जैसे यहाँ पर हमारी क्या बहुत तेज तेज हवाएं चल रही है, तो जब ऊपर हवा चलेगी मीन्स वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हवा तेज चल रही है मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मेरी काइनेटिक एनर्जी मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, अब देखो तीनों एनर्जी का सम क्या है, वो तो कांस्टेंट रहना है। तो अगर एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी, वहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि सम तो क्या है, कांस्टेंट ही रहना है। अब यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली घर के बाहर मतलब छत पर हमारी क्या प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। अब घर के अंदर का केस देखते हैं। घर के अंदर हमारा कुछ भी हो रहा है, मतलब कि आप बैठ के वीडियो देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, देखो यहाँ पर केस आता है घर के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है वहां पर तो कुछ नहीं है, ज्यादा फैन चल रहा होगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो तो कम होगी, मतलब इसके कंपैरिजन में कम होगी। अब इन चीजों को कांस्टेंट मींस बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस चीज को लिमिट वो रखने के लिए यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि बाहर कम है तो अंदर ज्यादा होगी, वो बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो यही प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है। अब आपको पता है जब ज़्यादा होता है वो कम की तरफ भागता है, तो ये क्या है हमारा मतलब कि जो छत है, छत लेके क्या है बाहर उड़ जाएगा, मीन्स जो हमारी ये छतें हैं, ये हमारा जो टीन वीन लगी हुई है ये क्या है, उड़ जाएगी। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, इस तरीके से वर्क करती है। सेकेंड जो एप्लीकेशन आती है वो आती है मेरी एटोमाइजर और स्प्रेयर। मीन्स आपने देखा होगा मतलब बार्बर की शॉप पे वो स्प्रेयर होता है वो ऐसे मारते हैं, या फिर आपने मतलब जो पिचकारी होती है वहां पर भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। देखो इसमें कैसा होता है कि जैसे हम इसको बना लेते हैं ऐसे, ये कुछ इस तरीके से आता है मेरा, ये नीचे मेरी बोतल होती है और ये मतलब यहाँ पर क्या है स्प्रे मेरा ऐसे ऐसे निकलता है। अब देखो यहाँ पर क्या पॉइंट आता है, ये स्प्रे ऐसे ऐसे निकल गया। अब देखो यहाँ पर तो मेरा क्या है, ये रबर का होता है, मीन्स इसमें गैस फिल होती है, मतलब नॉर्मल गैस एयर फिल होती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है मेरा वाटर फिल होता है जो कि मेरे को स्पार्कल करना है। तो जैसे ही देखो मैं इस बैलून को दबाऊंगा, मतलब कि इसको दबाऊंगा तो यहाँ पर क्या है प्रेशर लगेगा, मीन्स यहाँ पर क्या है जो गैस है वो स्पीड से बाहर निकलेगी, मीन्स यहाँ पर जो मेरी वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी, आपको पता है प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर यहाँ पर कम होगा, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा। अब ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, जो जहाँ पर हमारा वाटर मीन्स नीचे जो डब्बा सा होता है उसमें पानी भरा होता है, जो वाटर गन होती है उसमें भी यही होता है। अब सेकंड केस में जो वेलोसिटी है यहाँ पर तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो वाटर स्टिल रखा हुआ है, यहाँ पर तो पानी मतलब भाग दौड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, वो कम होगी। और वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रेशर कम, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, और यही प्रेशर का डिफरेंस हमारा क्या होता है, इस पानी को ऊपर लेके जाता है और यहाँ से मतलब स्पार्कल की तरह मतलब वो बाहर निकलता है। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। ये सिंपल सा हमारा इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। थर्ड जो एप्लीकेशन आती है वो आती है एरोफॉइल, मतलब लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट विंग, मतलब कि जो हमारा एरोप्लेन है उसकी जो क्राफ्ट होती है, मतलब कि जो विंग्स होती हैं वो किस तरीके से फ्लाई करते हैं, मींस किस तरीके से वो उड़ता है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। देखो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा मतलब जो उसका मेन जो पर्पस, मेन जो चीज होती है उसमें दो चीजें होती है। एक तो उसका हमारा जो डिजाइन होता है मतलब इस तरीके से, बाकी वो जो उसके फ्लैप्स होते हैं वो हमारे किस तरीके से किस एंगल पर सेट होते हैं, वहां पर उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस हाइट पर उड़ेगा और कैसे उड़ेगा। तो कर लेते हैं। देखो ये कैसे होता है, जो हमारा मतलब कि ये जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ये शेप में मतलब इस तरीके से बने होते हैं। इनका जो मतलब कि अपर साइड का जो कर्वेचर होता है वो हमारा कुछ ज्यादा होता है। मीन्स अगर सामने से जो हवा आ रही है वो हवा, देखो मान लो सामने से हवा चलेगी तो मेरे पे जो हवा लगेगी मेरे अंदर से तो निकलेगी नहीं, या सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से तो निकलेंगे, साइड में से निकलेंगे। तो जिस तरफ कर्व ज्यादा होगा उस तरफ हमारी क्या हवा ज्यादा मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो यहां पर जो ऊपर का जो कर्व होता है वो हम इस तरीके से बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हवा क्या है, हमारी जो स्पीड है वो ऊपर से जाए और कम से कम हवा हमारी नीचे से जाए। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 हमारी 5 लेयर्स जा रही है, यहां पर ओनली 3 ही लेयर जा रही है। तो इस तरीके से हमारा डिवीजन होता है। अब देखो ऊपर से ज्यादा हवा जाएगी, मतलब ज्यादा स्पीड से जाएगी, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पता है ऑटोमेटिकली प्रेशर की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नीचे इसका उल्टा केस होता है, कम हवा है तो वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर एनर्जी हमारी क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है। और यही जो प्रेशर का डिफरेंस होता है यही हम इसको अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स प्रेशर कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो ये धीरे धीरे आगे जाते जाते क्या है, ये हमारा ऊपर की तरफ उड़ने लग जाएगा। तो यही प्रिंसिपल हमारा यूज होता है जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करते हैं, मींस टेक ऑफ करते हैं। तो ये ऐसे हमारा टेक ऑफ करते हैं, मतलब जो उसके फ्लैप होता है, मतलब इसको
जो पायलट होता है वो चेंज करता है शेप में, इस तरीके से लेके आता है कि वहाँ पर इस तरीके की हमारा एनर्जी का चेंज होता है, और जो प्रेशर वैल्यू है वो चेंज होती है, तो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो मतलब फ्लाई ऑन करना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट आता है हमारा बंसन बर्नर। बंसन बर्नर भी हमारा जो है प्रिंसिपल बर्नौली प्रिंसिपल पर ही बेस होता है। इसमें भी हमारा वही होता है, वेलोसिटी और प्रेशर एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज होने की वजह से वहाँ पर ऐसे मतलब जलता रहता है। अभी आता है हमारा वेंचुरी मीटर। देखो वेंचुरी मीटर क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें बताती है कि जो हमारा लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो है वो हमारा कितना होता है। और यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला आता है, इसका जो डेरिवेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो Q इज इक्वल टू, Q का मतलब होता है हमारा मतलब कि कितना हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम और किस वेलोसिटी से, वो हमारी Q वैल्यू बताती है, जिसकी जो वैल्यू आती है वो आती है A1 A2 अंडर रूट हमारा, ये यहाँ पर आप वैसे वैल्यू देख सकते हैं। देखो ये आ जाती है Q इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2H रो mg अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर, ये हमारी क्या है वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, ये हमारा एक बार आ जाता है। मींस ये Q होता है, Q का मतलब होता है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसकी वैल्यू को इस वैल्यू को सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हम सिंपल निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टोरिसेली लॉ ऑफ एफ्लिक्स। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। देखो टोरिसेली लॉ ऑफ एफ्लिक्स का मतलब है, टोरिसेली तो एक साइंटिस्ट का नाम है, लॉ ऑफ एफ्लिक्स यहाँ पर मेन आता है। एफ्लिक्स का मतलब होता है कि आउटवर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड, मीन्स जब लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो करने लगता है, जैसे ये मेरा कंटेनर है और कंटेनर में जो लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड बाहर की तरफ बहने लग जाएगा, तो उसी फ्लो को मैं बोलता हूं एफ्लिक्स में बोलता हूं। अब सॉरी, अब देखो जो ये लिक्विड बाहर फ्लो हो रहा है ये किस स्पीड से फ्लो होता है, कितना दूर जाके गिरता है, हाइट का इसका क्या डिपेंडेंट होता है, वो सब बताता है हमारा टोरिसेली लॉ ऑफ एफ्लिक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको यहाँ पर हमारा केस आता है, हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें h हाइट तक हमारा क्या है लिक्विड फिल है। अब यहाँ पर हम क्या है कंटेनर में कहीं पर एक होल करते हैं जो कि h हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्मॉल h हाइट पर आता है। तो ये हमारा जो लिक्विड है ये कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा, कितनी दूर तक जाएगा, और हमारा क्या है मतलब कि किस हाइट पर हमें होल करना चाहिए कि वो मैक्सिमम दूर तक जाए, ये सब हमारा बताता है टोरिसेली लॉ ऑफ एफ्लिक्स। तो जैसे हम यहाँ पर होल करेंगे तो हमारा जो लिक्विड है वो हमारा क्या एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह से हमारा क्या बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, सबसे पहले आ जाती है उसकी वेलोसिटी, मीन्स वो कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। जो उसकी v की वैल्यू होती है वो अंडर रूट होती है हमारी 2gh, ये हमारा इस वैल्यू से निकलेगा। सेकंड आ जाता है हमारा उसकी रेंज, मतलब कितनी दूर जाके निकलेगा। रेंज की जो वैल्यू आती है वो x से डिनोट करते होते हैं अंडर रूट 2h कैपिटल H माइनस का स्मॉल h, ये हमारी वैल्यू आती है। मीन्स इसमें हमारा स्मॉल h है मतलब कि जहां पर हमने होल किया है उससे ऊपर की हाइट, और कैपिटल H का मतलब है जितना हमारा टोटल कंटेनर की हाइट थी, मीन्स जहां तक हमारा लिक्विड फिल था वो हमारी कैपिटल H हमारी हाइट आती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो मतलब कि होल अगर जितना हम ऊपर करेंगे जितना नीचे करेंगे कहाँ पर हमारा क्या है दूरी पर जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आता है जो होल है अगर वो बिल्कुल हम मिडल में करेंगे तो हमारी जो रेंज है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगी, जैसे जैसे ऊपर और नीचे जाते जाएंगे वो हमारी क्या कम होती जाएगी। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मतलब कहां पर होल करने से कितनी दूर जा रहा है और कितनी पास हमारी जो है रेंज आ रही है। बाकी पॉइंट ये है कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज लेनी है तो हम कहां पर करेंगे, जितना भी हमारा टोटल लिक्विड फील्ड है उसके बिल्कुल बीच में हम क्या होल करेंगे तो हमारी मैक्सिमम रेंज आएगी। ये आ जाता है हमारा टोरिसेली लॉ ऑफ एफ्लिक्स, बिल्कुल सिंपल से टॉपिक हमारा आ जाता है। नेक्स्ट आता है कोहेसिव फोर्स, मींस हमारी कुछ टर्म्स आती हैं जो कि रियल लाइफ में भी यूज होती है, जैसे आती है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मींस सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है से एक ही सब्सटेंस के, अगर वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट आता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स आपने फेविकॉल के जो पैकेट्स आते हैं उन पर भी लिखा हुआ देखा होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस, मींस अलग अलग सब्सटेंस के, एक ए सब्सटेंस है एक बी सब्सटेंस है, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट आती है मोलिकुलर रेंज। देखो मोलिकुलर रेंज का मतलब है ये एक मोलिक्यूल है, ये कहां तक मतलब अपनी मैक्सिमम रेंज पहुंचा सकते हैं, मींस जैसे मैं कोई मोलिक्यूल है तो मेरा जो हाथ है मींस कहां तक मैं किसी चीज को होल्ड कर सकता हूं या क्या कुछ भी कर सकता हूं, वो बोलेंगे उसकी मोलिकुलर रेंज। नेक्स्ट आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मींस ये पॉइंट है ये अपने आसपास मींस मैक्सिमम कितनी दूरी तक कर सकता है, मींस जो इसके आसपास ये स्फीयर बनता है इस स्फीयर को हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मींस मैं बीच में खड़ा हूं तो मैं अपना हाथ इधर से और इधर से पूरा कितना मतलब सर्कल बना सकता हूं, वो आएगा मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मींस मैं इसके अंडर में किसी को पकड़ सकता हूं या कुछ भी टच कर सकता हूं, ये सब काम मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट, वो आता है सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। ये क्या होता है, जो भी हमारा लिक्विड है मींस एक फ्री सरफेस
सरफेस पर, ये हमारा लिक्विड है, इसमें फ्री सरफेस पर हमारा कोई अगर लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड वहां पर है, तो जो उसकी लास्ट की ये लेयर होती है ये क्या करेगी, ये एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह रहेगी ताकि ये कम से कम एरिया को क्या है एक्वायर करे। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। मींस जो नोट करते हैं एस से भी डिनोट कर देते हैं, टी से भी, और साथ साथ सिग्मा से भी डिनोट कर देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए किस चीज को कैसे डिनोट करते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू में या फिर कई बार क्वेश्चन में ऐसा जाता है सिर्फ सिंबल दे देते हैं, वैसे तो साथ में लिखते भी है ये कौन सी चीज है, लेकिन ऑफिशियली जो उसका सिंबल का मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए कि इसको ये हम बोलते हैं। तो इसको सिग्मा से, एस से और टी से हम क्या डिनोट करते हैं। और जो उसकी यूनिट होती है मींस वैल्यू होती है हमारी न्यूटन पर मीटर, ये हमारी सरफेस टेंशन की क्या है यूनिट होती है। बाकी इसको डिनोट करते हैं टी से, टी मतलब एफ अपॉन एल, मींस फोर्स हमारा कितना लग रहा है और हमारी जो लेंथ है, जो फ्री सरफेस पर हमारी जो लेंथ पड़ी हुई है वो हमारी कितनी है, वो हमारी होगी स्मॉल एल। यह आ जाता है हमारा सरफेस टेंशन। जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा सरफेस एनर्जी। देखो सरफेस एनर्जी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें हमारा क्या कोई लिक्विड फिल्ड है जिसकी रो डेंसिटी है। तो अगर मैं कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसीडर करूँ और कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल इसके सरफेस पर कंसीडर करूँ, तो यहाँ पर ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, इस तरफ और नीचे फोर्स लगाएगा। और देखा जाए तो ये वाली इस वाली को और ये वाली इस वाली को कैंसिल आउट कर देगी। तो मतलब कि इस पर क्या एक नेट फोर्स हमारी जीरो लगेगी। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये इधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, सारी जगह लगाएगा, लेकिन ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो मतलब कि ये इधर क्या है, मतलब कि थोड़ा सा इधर ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी। तो जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। कैसे, अब यहाँ की तो कैंसिल आउट होगी थी सारी, लेकिन सरफेस पर उधर की कोई एनर्जी नहीं है, तो ये वाली कैंसिल आउट नहीं होती। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इसी को हम बोलते हैं अपना सरफेस एनर्जी। मींस द एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर इज नोन एज सरफेस एनर्जी, हमारी वैल्यू होती है। और इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब कि सरफेस जो एनर्जी होती है वो हमारी ई, सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारी वर्क डन अपॉन डेल्टा ए, ये हमारी इसके इक्वल होती है। ये होती है हमारी सरफेस एनर्जी। और यूनिट हमारी वर्क की जूल और एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी इसकी यूनिट आ गई। अब मेन पॉइंट यहां से जो आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड हमारी वर्क डन। मींस हमारा जो ये वर्क डन हुआ है वो आता है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय अ फिल्म ऑफ यूनिटी। मींस सरफेस टेंशन की एक तरह से दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। ये आइए, ये क्या होता है, सरफेस टेंशन उस वर्क के इक्वल होता है हमारा जहां पर हमें क्या है एक यूनिट एरिया को बढ़ाना होता है। तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, वो जितना काम करना पड़ेगा वो हमारी क्या होगी, वो ही होगी हमारी सरफेस टेंशन। तो ये हमारा सिंपल सा मतलब आता है सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है उसकी, और सरफेस एनर्जी मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसने क्या पोजेस की है। ये सब आ जाता है हमारे सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। मींस कुछ चीजें अगर हम चेंज करते हैं तो सरफेस टेंशन हमारी कैसे कैसे चेंज होगी। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मतलब वहां पर कुछ मतलब पोल्यूशन हो जाए, मतलब कि डस्ट, ऑयल, ग्रीस, मतलब कुछ ऐसी चीज आ जाए तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे जैसे हमारा ये चीजें कंटेमिनेशन बढ़ेगा, हमारा जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। मींस इफ द वाटर सरफेस हैज डस्ट, ऑयल, ग्रीस, देन द सरफेस टेंशन वाटर विल बी डिक्रीज। मींस ये कंटेमिनेशन बढ़ने से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सोल्यूट। मींस लिक्विड है, अगर इसमें हम कुछ मिलाएं, सोल्यूट मिलाएं, तो अगर जो सोल्यूट है वो मोर सोल्यूबल होगा उसमें तो सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा, अगर वो लेस सोल्यूबल होगा तो वो सरफेस टेंशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये पॉइंट को हमें याद रखना है। थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मींस सरफेस टेंशन टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड होती है। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जैसे यहाँ पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो कम भिजके नहीं रहेंगे, वो खुल को एक दूर दूर क्या है भागने लग जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब आ जाता है हमारा रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आ रहा है बस इसमें से, सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब है जो हमारा ये लिक्विड है, मान लो ये हमारा लिक्विड था, इसके अंदर लिक्विड फिल था, तो हम अगर कोई सॉलिड इसके अंदर डालें, सॉलिड डालें, तो वहां पर जो लिक्विड है इससे किस तरीके से अटैच होगा, मींस जिस तरीके से अटैच होगा, जिस एंगल से अटैच होगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। मींस दोनों आपस में किस एंगल से कांटेक्ट में होंगे उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पर दो केस आते हैं, अगर जो मतलब लिक्विड है वो जो उसके अंदर सॉलिड गया है उसको गीला कर देगा, मींस उसको वेट कर देगा, तो वहां पर एंगल बनेगा एक्यूट एंगल। ये याद रखना है कहां पर
पर एक्यूट बनेगा, कहां पर ऑब्ट्यूज। अगर गीला कर देगा सॉलिड को वो लिक्विड, तो वहां पर बनेगा हमारा एक्यूट एंगल, और अगर वो उसको गीला नहीं कर पाएगा, सूखा ही बाहर आ जाएगा, तो वहां पर बनेगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एक्यूट बनेगा वाटर और ग्लास के केस में, और ऑब्ट्यूज बनेगा मरकरी और ग्लास के केस में। हमारा कौन सा एंगल बनेगा, वहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूले आते हैं, यहां से न्यूमेरिकल जो उनके डेरिवेशन है और जो दोनों न्यूमेरिकल है दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सिस जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा वो होता है, P = 2T/R, और T का मतलब मेरी सरफेस टेंशन और R का मतलब मेरी रेडियस। ये हमारी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, सोप बबल में कितना होता है, वो होता है 40/R, मतलब कि जो लिक्विड ड्रॉप है उससे डबल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें डबल फिल्म हमारी होती है, बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी, इसलिए हमारा वहां पर क्या डबल प्रेशर होता है। नेक्स्ट आता है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ बबल व्हेन इट इज h हाइट, मतलब कोई मेरा सोप बबल है वो सरफेस से मतलब कि h हाइट पर होगा, तो वहां पर कितना प्रेशर होगा, सिंपल वही होगा जो नॉर्मल होता है 2T/R, उसमें सिंपल क्या प्लस कर देंगे हम, जो h हाइट से प्रेशर आता है जो कि कितना आता है ρgh, वो हम सिंपल क्या कर देंगे उसमें प्लस कर देंगे, मींस P = 2T/R प्लस ρgh, ये मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से आता है वो होता है कैपिलरिटी। देखो कैपिलरिटी बिल्कुल सिंपल से रियल लाइफ में भी आप करके देख सकते हो। जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड में अगर हम अपना क्लॉथ डालते हैं तो वो धीरे धीरे मतलब जो पानी है वो ऊपर चढ़ने लगता है, तो ये जो ऊपर चढ़ने का एक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन। और जो ये ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू हमारा पानी ऊपर चढ़ रहा है, मतलब लिक्विड में नीचे की हमने तो हल्का सा पानी में डुबोया और वो पानी ऊपर 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 चढ़ने लग गया, तो ये जो जिनके ट्यूब्स के थ्रू चढ़ता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी, और जो ये एक्शन होता है इसको बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्जेंट रोल इन वॉशिंग, मींस ये तो वैसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं जहां पर हमारी मिसल फॉर्मेशन होती है, सोप का एक्शन होता है कि डिटर्जेंट पानी मतलब साफ सफाई कैसे करता है। लेकिन सरफेस टेंशन से रिलेट क्या होता है कि जब हम पानी में डिटर्जेंट डालते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। लास्ट एक बोनस पॉइंट आ जाता है, जैसे कि आता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, मान लो आपके सामने कोई फुटबॉल है, कोई भी बॉल है, जब आप उसको फेंकते हो तो वो मतलब अगर आपने सीधी भी फेंकी लेकिन वो सीधी नहीं जाती है, मतलब धीरे 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 आपके लेफ्ट में क्या मुड़ने लग जाती है। आप ये चेक करके भी देखना, आपने चेक भी मतलब देखा भी होगा रियल लाइफ में, आप जब बॉल को फेंकते हो या फिर मतलब किक भी करते हो तो वो अपनी मतलब हमारी मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में क्या मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी मतलब ये मुड़ना मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ना ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं अपना मैग्नस इफेक्ट। आ जाता है हमारा पूरे चैप्टर का रिवीजन, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आई होप आपके अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में या फिर किसी भी डेरिवेशन में, किसी तरीके का भी कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर पूरी फिजिक्स में से कोई भी डाउट है, आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, हम उसको वहां पर चेकआउट कर लेंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मींस वीडियो में कोई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको अगर आते हैं तो उनको कमेंट कर देना, देखते हैं कितने आपको आंसर आते हैं। बाकी इसमें से कोई भी डाउट आता है या कोई भी अच्छी सी बात आपके दिमाग में आती है उसको भी कमेंट डाउन कर देना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर